दोस्तों, आपका स्वागत है इंडियन कोचिंग सेंटर पे। मैं मोहम्मद तौहीद आलम। आज बायोलॉजी का हम लोग अगला चैप्टर यानी कि अगला टॉपिक लेके आए हैं, उत्सर्जन तंत्र तथा कंकाल तंत्र। आज हम लोग इससे लगभग 30 MCQ क्वेश्चन देखेंगे। मैं बता दूं कि आप हमारे चैनल में बिहार SI, बिहार ASI, बिहार SSC 10+2 मेंस, बिहार पुलिस और बिहार फॉरेस्ट गार्ड और फॉरेस्टर यानी वनपाल का आप यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं। ये MCQ क्वेश्चन इन सारे एग्ज़ामों में बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेंगे। आज शुरू करते हैं एक और इंस्पिरेशनल कोट से। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? जी हाँ दोस्तों, लोग सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। अगर आप कुछ करना चाहते हैं और आप सोचते हैं कि अगर मैं ये काम करूँगा तो लोग क्या कहेंगे, तो अगर आप ये सोचते हैं तो आप कभी भी उस काम को नहीं कर सकते हैं। आपको हमेशा उन सब में से हट के सोचना होगा, तब जाकर के आप इसको कर सकते हैं। लोग क्या सोचते हैं उससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आप उसको अपने मन में जो है उस काम को जरूर करें। चलिए आज शुरू करते हैं। अगला टॉपिक हमारा जो है उत्सर्जन तंत्र तथा कंकाल तंत्र। इसमें आज हम लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? मानव शरीर में दोस्तों कुल 206 हड्डियां होती है। मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती है। और अगर मनुष्यों की बात करें तो मनुष्यों में ये वयस्क मानवों में जो है 206 हड्डियां होती है। लेकिन जो शिशु होते हैं, नवजात शिशु, उसमें लगभग 300 के आसपास हड्डियां पाई जाती है। नवजात शिशुओं में 300 के आसपास हड्डियां पाई जाती है। मानव के शरीर में कुल 12 जोड़ी पसलियाँ पाई जाती है। और मनुष्यों में सबसे बड़ी हड्डी फीमर होता है। इसे उरु अस्थि भी कहा जाता है दोस्तों। फीमर ये जांघ में पाया जाता है। ये मनुष्यों के जांघ में पाया जाता है फीमर। और सबसे छोटी हड्डी स्टेपी है, ये कान में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि है। मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि कौन सा है? मानव शरीर में, जैसा भी दोस्तों मैंने बताया, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी, लंबी हड्डी फीमर है, जो जांघ में पाई जाती है। और स्टेपी ये सबसे छोटी हड्डी है जो कान में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में किसका पता लगाने के लिए अस्थि भवन परीक्षण किया जाता है? मानव में किसका पता लगाने के लिए अस्थि भवन परीक्षण किया जाता है? अस्थि भवन परीक्षण दोस्तों मस्तिष्क क्षमता, आंतरिक आयु, आंतरिक ऊंचाई, औषध व्यासन के लिए। अस्थि भवन परीक्षण यह आंतरिक आयु का पता लगाने के लिए किया जाता है। मनुष्यों में 25 वर्ष तक लगभग सभी हड्डियां मनुष्यों में परिपूर्ण हो जाती है। और इससे हम अस्थि भवन परीक्षण 25 वर्ष आयु के बाद इसी के आधार पर जो है अस्थि भवन परीक्षण किया जाता है आंतरिक आयु का पता लगाने के लिए। अगला क्वेश्चन, हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां हैं? हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां हैं? 565, 656, 665 या 556? हमारे शरीर में कुल 665 मांसपेशियां हैं। 656 मांसपेशियां हैं। हमारे शरीर में कुल 656 मांसपेशियां हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सा भाग हाथी के गजदंत के रूप में बदलता है? गजदंत दोस्तों, गजदंत हाथी का जो आगे वाला दांत होता है, जो दिखता है दांत जो होता है लंबा सा, वो किस तरह का दांत होता है? रदनक, अग्रचवर्णक, कृंतक या फिर चवर्णक? हाथी का जो गजदंत होता है दोस्तों, ये कृंतक होता है। ये कृंतक होता है। हाथी का दांत कृंतक होता है और ये उम्र भर, उस हाथी के जीवन भर तक वो दांत बढ़ते रहता है। अगला क्वेश्चन है, औसत मानव मस्तिष्क का वजन होता है। औसत मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? औसत मानव मस्तिष्क का वजन 1.36 केजी 1.36 केजी होता है। अगला क्वेश्चन, किसी पेशी में संकुचनशील प्रोटीन होते हैं। किसी पेशी में संकुचनशील प्रोटीन क्या होते हैं? एक्टिन और मायोसिन, एक्टिन और ट्रोपोमायोसिन, मायोसिन और ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन।
इसमें हमारा आंसर होगा दोस्तों, इसमें एक्टिन और मायोसिन के कारण जो है हमारे मांसपेशियों में संकुचनशील होता है। ये एक तरह का प्रोटीन है जिसके कारण हमारे शरीर की जो मांसपेशियां है ये सिकुड़ता है और फिर फैलता है, जिससे हमें चलने में, बोलने में मदद मिलता है। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस कशेरुकी में बाह्य कंकाल नहीं होते? इनमें से किस कशेरुकी में बाह्य कंकाल नहीं होते हैं? उभयचर, स्तनिवर्ग, पक्षीवर्ग या इनमें से कोई नहीं? बाह्य कंकाल दोस्तों, बाह्य कंकाल इनमें से उभयचर में नहीं होता है। उभयचर में बाह्य कंकाल नहीं होता है। बाह्य कंकाल ये मछलियों में, सरीसृप में जैसे सल्कों के रूप में, पक्षियों में एवं स्तनधारियों में जैसे पंजे के रूप में होता है दोस्तों, लेकिन उभयचर में बाह्य कंकाल नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस एक जीव में पसलियों की संख्या सबसे अधिक है? निम्नलिखित में से किस एक जीव में पसलियों की संख्या सबसे अधिक है? मगर, सांप, मत्स्य या उड्डयन स्तनपायी? पसलियों की संख्या की अगर बात की जाए तो मनुष्यों में 12 जोड़ी होता है, यानी कि 24 पसलियां होती है, 12 जोड़ी होती है। इस क्वेश्चन का जो उत्तर होगा वो होगा दोस्तों सांप। सांप में जो है, सांप में 200 से 400 तक पसलियां पाई जाती है। 200 से 400 तक पसलियां पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, ओडोंटोलॉजी विज्ञान की एक शाखा है, उसका संबंध किसके अध्ययन के साथ है? ओडोंटोलॉजी विज्ञान की एक शाखा है, उसका संबंध किसके अध्ययन के साथ है? अस्थि, काल प्रभावन, दंत या व्यक्तित्व? किससे है? ओडोंटोलॉजी का संबंध दोस्तों दंत से है। ओडोंटोलॉजी का संबंध दंत यानी कि दांत से है। यह ओडोंटोलॉजी विज्ञान में दांतों की संरचना, उसके विकास और उससे संबंधित बीमारियों का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अक्ल दाढ़ है। अक्ल दाढ़ क्या है? पहली दाढ़ होती है, दूसरी दाढ़ होती है, तीसरी दाढ़ होती है या चौथी दाढ़ होती है? अक्ल दाढ़ दोस्तों ये लगभग ये सबसे बाद में आने वाले दांत है, जिसे अक्ल दाढ़ जो कहा जाता है, और इसकी संख्या लगभग 4 होती है। अक्ल दाढ़ की संख्या 4 होती है और अक्ल दाढ़ ये तीसरी अक्ल दाढ़ होती है। अक्ल दाढ़ ये तीसरी अक्ल दाढ़ होती है। अगला क्वेश्चन, ऑस्टियोसाइट पाए जाते हैं। ऑस्टियोसाइट पाए जाते हैं अस्थि में, रुधिर में, उपस्थि में या लसिका में? ऑस्टियोसाइट दोस्तों अस्थियों में पाया जाता है। अस्थियों में ऑस्टियोसाइट पाया जाता है, जबकि उपस्थि में कॉन्ड्रोसाइट पाया जाता है। उपस्थि में कॉन्ड्रोसाइट पाया जाता है और रुधिर में थ्रोम्बोसाइट पाया जाता है। रुधिर में थ्रोम्बोसाइट पाया जाता है और उपस्थि में कॉन्ड्रोसाइट पाया जाता है। तो ऑस्टियोसाइट्स अस्थियों में, रुधिर में थ्रोम्बोसाइट और उपस्थि में कॉन्ड्रोसाइट पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, महारंध्र जो एक द्वारक है कहाँ होता है? महारंध्र जो एक द्वारक होता है ये कहाँ होता है? कान, फेफड़ा, मेखला या कपाल में? ये दोस्तों कपाल में होता है। महारंध्र कपाल में होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, गुर्दे की निस्यंदन इकाई कौन सी होती है? गुर्दे की निस्यंदन इकाई कौन सी होती है? एक्सॉन, नेफ्रॉन या फिर न्यूरॉन या पित्त फाइबर? गुर्दे की निस्यंदन इकाई कौन सी होती है? गुर्दे की जो इकाई होती है दोस्तों यह है नेफ्रॉन। इसको नेफ्रॉन में मापा जाता है या इसको हिंदी में वृक्काणु भी कहा जाता है। हर गुर्दे में वृक्काणु की संख्या यानी नेफ्रॉन की संख्या 10 लाख होती है। 10 लाख होती है और इसका कार्यात्मक इकाई जो है वृक्काणु कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, वृक्क का प्रकार्यात्मक यूनिट है। वृक्क का प्रकार्यात्मक यूनिट है तंत्रिका तंत्र, ग्लोमेरुलस, नेफ्रॉन या मूत्र वाहिनी? वृक्क का प्रकार्यात्मक यूनिट क्या है? अब जैसे दोस्तों हमने देखा कि गुर्दे की निस्यंदन इकाई कौन सी होती है, सेम क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पर भाषा बदल दिया गया है। वृक्काणु या नेफ्रॉन? इसका उत्तर हो जाएगा वृक्काणु या नेफ्रॉन। अगला क्वेश्चन है, किडनी का कार्यात्मक
की यूनिट क्या है? अब यहाँ पर दोस्तों वृक्क, गुर्दा, किडनी ये तीनों सेम चीज़ है। इसका भी उत्तर नेफ्रॉन हो जाएगा, इसका भी उत्तर नेफ्रॉन होगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर न्यूरॉन है, न्यूरॉन जो एक तंत्र का ये इकाई है। अगला क्वेश्चन है, किडनी का कार्यात्मक यूनिट, किडनी का कार्यात्मक यूनिट, किडनी का कार्यात्मक यूनिट क्या है? किडनी को किस में मापा जाता है? तो नेफ्रॉन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मानव शरीर का कौन सा अंग है जो उसमें जल के संतुलन के लिए उत्तरदायी है? मानव शरीर का कौन सा अंग है जो जल के संतुलन के लिए उत्तरदायी है? हृदय, यकृत, गुर्दा या फेफड़ा? मानव शरीर में जल के संतुलन के लिए दोस्तों गुर्दा जिम्मेवार होता है। गुर्दा जो है मनुष्यों में जल के संतुलन को बनाए रखता है। अगला क्वेश्चन, मूत्र बनता है, मूत्र कहाँ बनता है? संग्राहक वाहिनी में, कैलिसीज में, मूत्र वाहिनी में या मूत्राशय में? मूत्र दोस्तों संग्राहक वाहिनियों में बनता है, मूत्र संग्राहक वाहिनियों में बनता है, मूत्र जो है संग्राहक वाहिनियों में बनता है। अगला क्वेश्चन है, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? पित्त, लसिका, कोलेस्ट्रॉल या यूरोक्रोम? मूत्र का जो पीला रंग है दोस्तों ये यूरोक्रोम के कारण होता है। मनुष्यों का जो मूत्र होता है इसका पीला रंग यूरोक्रोम के कारण होता है और ये संग्राहक वाहिनियों द्वारा बनता है। मूत्र जो है संग्राहक वाहिनियों द्वारा बनता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उत्तेजक उत्पाद के रूप में यूरिक एसिड का उत्सर्जन करता है? उत्सर्जक निम्नलिखित में से कौन उत्सर्जक उत्पाद के रूप में यूरिक एसिड का निर्माण करता है? यूरिक एसिड जो है इसका उत्सर्जन कौन से जीव जंतु करते हैं? अमीबा, तितलियां, गौरैया या ऊंट? इसमें हो जाएगा दोस्तों गौरैया। गौरैया जो है ये जितने भी सरीसृप वर्ग है, सरीसृप वर्ग जैसे सांप, छिपकलियां और पक्षी वर्ग जैसे गौरैया और जितने भी पक्षी है, ये जितने भी सरीसृप और पक्षी वर्ग है ये उत्सर्जन के रूप में यूरिक एसिड निकालते हैं। उत्सर्जन के रूप में यूरिक एसिड ही होता है। और अगर मनुष्यों की बात की जाए तो इसमें यूरिया होता है, मनुष्यों में यूरिया होता है, जबकि सरीसृप और पक्षी वर्ग में यूरिक एसिड होता है। अगला क्वेश्चन है, निर्जलीकरण के दौरान आमतौर पर शरीर से किस पदार्थ की हानि होती है? निर्जलीकरण के दौरान आमतौर पर शरीर से किस पदार्थ की हानि होती है? शुगर, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम फॉस्फेट या पोटेशियम क्लोराइड? निर्जलीकरण दोस्तों जैसे कि पतला पैखाना आना या बार बार दस्त आना, इसके द्वारा इसी को निर्जलीकरण कहा जाता है, जिसमें आमतौर पे हमारे शरीर में जो नमक यानी कि सोडियम क्लोराइड होता है ये बाहर निकल जाता है। इसीलिए बार बार निर्जलीकरण या बार बार दस्त आने पर ORS का घोल डॉक्टर देने के लिए कहता है, क्योंकि इसमें सोडियम क्लोराइड और पानी के घोल से मिला करके इसको दिया जाता है, जिसमें पानी का मात्रा फिर शरीर में बना रहता है। अगला क्वेश्चन है, मूत्र के स्रवण को बढ़ाने वाली औषधि को कहते हैं? मूत्र के स्रवण को बढ़ाने वाली औषधि को क्या कहा जाता है? एड्रेनालिन, मोनोयूरेटिक, डायूरेटिक या ट्राईयूरेटिक? मूत्र का जो स्रवण है इसको बढ़ाने के लिए दोस्तों डायूरेटिक का इस्तेमाल किया जाता है, डायूरेटिक का इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मूत्र का असामान्य घटक है, मूत्र का असामान्य घटक है, मूत्र का असामान्य घटक क्या है? यूरिया, क्रिएटिनिन, एल्ब्यूमिन या सोडियम? देखिए दोस्तों मूत्र में सामान्य रूप में जल सबसे अधिक मात्रा में, जल 95%, जल 95%, लवण 2%, लवण 2%, यूरिया 2.6% और यूरिक एसिड 0.3%, यूरिक एसिड 0.3% और क्रिएटिनिन होता है। यूरिया पाया जाता है दोस्तों, क्रिएटिनिन पाया जाता है और सोडियम भी होता है। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हो जाएगा एल्ब्यूमिन। ये असामान्य घटक है, ये मूत्र में नहीं पाया जाता है, एल्ब्यूमिन मूत्र में नहीं पाया जाता है। मूत्र का पीएच मान दोस्तों, मूत्र का पीएच मान 6 होता है, मूत्र का पीएच मान 6 होता है। इसमें जो इसमें दोस्तों
एल्ब्यूमिनिया उपस्थित होता है, एल्बुमिन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक मूत्र का असमान घटक है? दोस्तों ये क्वेश्चन हो गया है। निम्नलिखित में से वह अंग कौन सा है जिसे पानी, वसा तथा विभिन्न अपचयी अपशिष्ट उत्सर्जित होते रहते हैं? निम्नलिखित में से वह अंग कौन सा है जिससे पानी, वसा तथा विभिन्न अपचयी अपशिष्ट उत्सर्जित होते रहते हैं? वृक्क, त्वचा, प्लीहा या लाल ग्रंथि? इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा वृक्क। वृक्क से हमेशा जो अपशिष्ट पदार्थ है वो उत्सर्जित होते रहते हैं। मनुष्यों में 2 वृक्क पाया जाता है। मनुष्यों में 2 वृक्क सेम के आकार का होता है और जिससे इसका जो प्रमुख कार्य होता है अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका हृदय शिरायुक्त होता है? निम्नलिखित में से किसका हृदय शिरायुक्त होता है? स्तनधारी, सरीसृप, मत्स्य या उभयचर? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मत्स्य। निम्नलिखित में से किसका हृदय शिरायुक्त होता है? तो मत्स्य का जो हृदय होता है वो शिरायुक्त होता है। मछली का जो हृदय होता है दोस्तों ये 2 कक्षों में बटा होता है। 2 कक्षों में, 2 कोष्ठों में बटा होता है और मछलियां ज़्यादातर गिल्स से श्वसन करती है। मछलियां गिल्स से श्वसन करती है और इसका जो हृदय है वो शिरायुक्त है। हमारा वन लाइनर है दोस्तों यहाँ से, मानव गुर्दे का रोग कैडमियम प्रदूषण से होता है? मानव के गुर्दे में जो रोग होता है वो कैडमियम प्रदूषण से होता है, जिसे इटाइटाई कहते हैं। इटाइटाई रोग कहा जाता है। स्वेदन शरीर के ताप को विनियमित करने के लिए आवश्यक होता है। स्वेदन जो है शरीर के ताप को विनियमित करने के लिए बहुत जरूरी होता है। गुर्दे प्रतिरक्षी तत्वों का उत्पादन नहीं करते हैं। गुर्दा में प्रतिरक्षी तत्व एंटीबायोटिक का उत्पादन नहीं होता है। वृक्क के काम ना करने पर रक्त में नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ जमा होने लगते हैं। वृक्क अगर हमारे शरीर में काम नहीं करे तो जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ है वो हमारे शरीर में जमा होने लगता है, रक्त में जमा होने लगता है। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि जबड़े में होती है। हमारे शरीर की जो सबसे मजबूत हड्डी है वो जबड़े की होती है। मानव शरीर में पाया जाने वाला सबसे अधिक कठोर पदार्थ इनेमल होता है। इनेमल दोस्तों ये दांत में पाया जाता है और ये मानव शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ है। मनुष्य के मध्य कान की गुहा में कर्ण अस्थियों के अतिरिक्त वायु भी उपस्थित होती है। मध्य कान में जो है कान के मध्य में हड्डियां भी होती है और उसमें वायु भी भरा रहता है। कान में 6 हड्डियां होती है दोस्तों। कान में कुल 6 हड्डियां होती है। सपाट अस्थियां खोपड़ी में होती है। सपाट जो अस्थि होती है वो खोपड़ी में होती है। कठोर शारीरिक श्रम करने वाले श्रमिकों की हथेलियों तथा तलवों की त्वचा मोटी होने का कारण मोटे अवत्वक ऊतक का निर्माण होना है। लगातार जो कठोर परिश्रम करते हैं, काम करते हैं, उनके हाथों और तलवों में उसका चमड़ा जो मोटा हो जाता है, त्वचा मोटा हो जाता है, इसका कारण है मोटे अवत्वक ऊतक का निर्माण हो जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और मस्त रहिए, आबाद रहिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय।